तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं सेकंड वेस्क्यूलर टिश्यू जिसका नाम है फ्लोएम टिश्यू की। तो हमने जाइलम की बात पिछले वीडियो में कर ली थी। यहाँ पर हम फ्लोएम टिश्यू की बात करेंगे। जो फ्लोएम है ये भी वस्कुलर टिश्यू है, मतलब ये भी कंडक्ट करता है, ये भी कंडक्शन करवाता है, पर ये वाटर का कंडक्शन ना करके फूड का कंडक्शन करवाता है। जाइलम वाटर का कंडक्शन करवा रहा था, उसी तरह से जो फ्लोएम होता है वो फूड का कंडक्शन करवाता है या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल्स का कंडक्शन करवाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। फ्लोएम भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है या फिर कंपाउंड टिश्यू है। अब कंपाउंड टिश्यू है मतलब इसके अंदर में अलग अलग टाइप के सेल देखने को मिलेंगे, कई सारे तरह के सेल देखने को मिलते हैं। तो ये भी हमारा टोटल 4 तरह के सेल से मिलकर के बना होता है या 4 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। एक होता है सीव ट्यूब, तो पहला कंपोनेंट है सीव ट्यूब। दूसरा कंपोनेंट है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। तीसरा कंपोनेंट है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और जो लास्ट कंपोनेंट है वो है फ्लोएम फाइबर। तो यहाँ पर भी कुछ फाइबर्स होते हैं जिनको हम फ्लोएम फाइबर्स बोलते हैं। इन 4 कंपोनेंट में से जो स्टार्टिंग के 3 हैं वो लिविंग कंपोनेंट है। इनके अंदर में प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ये लिविंग कंपोनेंट्स हैं, लिविंग सेल्स हैं। जबकि अगर हम चौथे की बात करें तो ये डेड सेल होता है, ये लिविंग नहीं होता, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जबकि बाकी 3 जो है ये कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे, लिविंग सेल होते हैं। अब ये चारों मिलकर के कैसे काम करते हैं, कैसे ये ऑपरेट करते हैं और फूड का कंडक्शन कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हमें समझनी है। फूड कंडक्शन के लिए जो मेन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है वो सीव ट्यूब सेल के थ्रू होता है। तो हमारे पास में एक सीव ट्यूब सेल का अरेंजमेंट डेवलप कर लेते हैं। ये एक कंप्लीट सीव ट्यूब है। ये पूरी की पूरी क्या है, सीव ट्यूब। ये एक सीव ट्यूब बहुत सारे सीव सेल से मिलकर के बनी होती है। ये एक सीव सेल है, ये इसकी वॉल है, ये दूसरा सीव सेल है, ये उसकी वॉल है, ये एक और सीव सेल है, ये इसकी वॉल है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि कई सारे सीव सेल मिल करके एक कंप्लीट सीव ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो ये इंडिविजुअल एक सीव सेल है, ऐसे ही बहुत सारे सीव सेल्स हैं। सीव सेल लिविंग सेल होते हैं, मतलब इनके पास में प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या होता है, इनके पास में एक बड़ा सा सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है, ये इनका वैक्यूल है। और वैक्यूल के आसपास साइटोप्लाज्म है। ऐसे ही दूसरे में भी यहाँ पर इसका वैक्यूल है और इसके आसपास साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर भी वैक्यूल है बड़ा सा और यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर वैक्यूल जरूर दिखाई दे रहा है, बट क्या यहाँ पर आपको कहीं पर न्यूक्लियस दिखाई पड़ता है? नहीं। तो यहाँ पर मैच्योर सीव ट्यूब सेल के अंदर में न्यूक्लियस दिखाई नहीं पड़ता है। ये ई न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। जितने भी सीव ट्यूब सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड। इनका न्यूक्लियस डिसॉल्व हो चुका है, मैच्योरेशन के दौरान इन्होंने अपना न्यूक्लियस खत्म कर लिया है। तो किसी के पास में भी यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है। 2 सीव सेल के बीच में एक ऑब्लिक सेप्टम होता है। ये देखिए यहाँ पर, ये क्या है, एक ऑब्लिक सेप्टम। ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा और सेप्टम मतलब सेपरेशन। तो एक तिरछी लाइन होती है, टेढ़ी वॉल होती है जिसको बोलते हैं ऑब्लिक सेप्टम। ये एक ऑब्लिक सेप्टम है, ये भी एक ऑब्लिक सेप्टम है, ये भी एक ऑब्लिक सेप्टम है। इन ऑब्लिक सेप्टम में कुछ पोर होते हैं। भाई 2 सेल को बीच में कुछ कनेक्शन होना चाहिए, कुछ गैप होना चाहिए जिसके थ्रू फूड एक सेल से दूसरे सेल में मूव करेगा, तभी तो ट्यूब बनाने का फ़ायदा है, जब खाना एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर पाए। तो इसीलिए इस ऑब्लिक सेप्टम के पास में क्या होता है, कुछ पोर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे पोर्स होते हैं हर सीव प्लेट के अंदर में पोर होते हैं। अब ये जो दोनों सेप्टम है, दोनों इस वाले सेल का भी सेप्टम और इस वाली सेल का भी सेप्टम मिल करके बनाते हैं ऑब्लिक सेप्टम। और इस सेप्टम के अंदर में बहुत सारे पोर होते हैं,
मतलब ये परफोरेटेड होती है, इसमें कई सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं पोर्स के थ्रू खाना एक सेल से दूसरी सेल की तरफ मूव करेगा। तो ये जो ऑब्लिक सेप्टा है ये परफोरेटेड फॉर्म में दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये सेल एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड फॉर्म में है। एक सेल दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरा सेल तीसरे से कनेक्टेड है, तीसरा सेल इस तरह से एक लीनियर चेन बना रहा है। और उस पूरी चेन को हम क्या बोलते हैं? सीव ट्यूब। तो ये जो बड़ी सी ट्यूब बन रही है ना, इसका नाम है सीव ट्यूब। एक सीव ट्यूब मल्टीपल सीव सेल या सीव ट्यूब सेल से मिलकर के बनती है। ये तो बात हो गई सीव सेल की। अब सीव सेल के साथ में तीन जो बाकी कंपोनेंट है, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ये क्या काम करते हैं ये समझना है हमें। देखो, सीव ट्यूब सेल के पास में अपना खुद का न्यूक्लियस तो है नहीं। अगर इसके पास में अपना खुद का न्यूक्लियस है ही नहीं तो इसकी एक्टिविटीज़ ये कैसे कंट्रोल करता है? इसकी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करने का काम एक दूसरे सेल के पास में होता है जो इससे फिजिकली ज्वाइंट रहता है। एक दूसरा सेल, एक इलोंगेटेड सेल जिसका नाम है कंपेनियन सेल। जैसा इसका नाम है कंपेनियन, ये कंपेनियन की तरह काम करता है सीव ट्यूब सेल्स के लिए, क्योंकि इसके पास में एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस, ऐसे बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। ये तो इसके पास में न्यूक्लियस भी है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस, और इसको नाम मिलता है कंपेनियन सेल। अब जो कंपेनियन सेल है उसका काम क्या है? कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल आपस में लॉन्गिट्यूडनली चिपके रहते हैं। देखो, ये लंबाई के सिरे में चिपके हुए हैं, ये लंबाई के सिरे में चिपका हुआ, ये भी लंबाई के सिरे में चिपका हुआ है। और इन दोनों के बीच में पिट फील्ड्स प्रेजेंट होती हैं। इनके बीच में कुछ कनेक्शंस होते हैं जिनको हम पिट फील्ड्स बोलते हैं। यहाँ पर ये जिनको हम क्या बोल रहे हैं? पिट फील्ड्स। और इसी पिट फील्ड के थ्रू ये कंपेनियन सेल, जिसके पास में अपना खुद का न्यूक्लियस है, वो सीव ट्यूब सेल के फंक्शन को रेगुलेट करवाता है। ठीक है, ये तो ये हो गया इसका, कैसे ये कंट्रोल करता है, कैसे दोनों आपस में वर्क करते हैं। तीसरा कंपोनेंट है मैकेनिकल सपोर्ट देने वाला, जो हमने बताया था, फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स डेड सेल है, क्योंकि ये डेड हैं तो इनके पास में मोटी सेल वॉल दिखाई पड़ती है और ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो सीव ट्यूब में इस तरह से कुछ लगे हुए रहते हैं, जिसको एडिशनल सपोर्ट देने के लिए इस तरह से वो सीव ट्यूब से जुड़े रहते हैं। जब ये ट्यूब वाटर कंडक्शन करेगी तो एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और वो सपोर्ट कौन देता है? फ्लोएम फाइबर्स। अब लास्ट कंपोनेंट जो बचा है वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा में हमें इलोंगेटेड स्पिंडल लाइक सेल देखने को मिलते हैं। वहाँ पर कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वहाँ पर ऐसे इलोंगेटेड पॉइंटेड स्पिंडल लाइक सेल्स, क्योंकि ये पैरेन्काइमेटस सेल्स है, मतलब ये लिविंग सेल्स हैं। ये कैसे सेल हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्योंकि ये पैरेन्काइमेटस सेल है मतलब ये लिविंग है। लिविंग होने के साथ में अगर इनका स्ट्रक्चर देखो तो ये इलोंगेटेड टाइप के हैं, लंबे टाइप के हैं, और बोथ एंड से पॉइंटेड हैं। दोनों के दोनों साइड से पॉइंटेड हैं, स्पिंडल शेप के हैं। काम क्या होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा का? फ्लोएम पैरेन्काइमा क्योंकि लिविंग सेल है तो इसका काम होता है फूड स्टोर करना या फूड मटेरियल का स्टोरेज करके रखना। इनका काम होता है फूड स्टोरेज करना। जैसे फ्लोएम फूड का कंडक्शन करवाता है मेन, बट कुछ फूड स्टोर भी रखता है फ्लोएम पैरेन्काइमा में। इसके अलावा कुछ अदर मटेरियल्स, जैसे कुछ रेजिन हो गया, लेटेक्स हो गया या म्यूसिलेज, जो एडिशनल प्रोटेक्टिव केमिकल्स होता है उनको भी स्टोर करके ये रख सकता है। तो ये हो गया हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये चारों कंपोनेंट मिल करके बनाते हैं फ्लोएम टिश्यू। इसमें से जो मेन कंपोनेंट या जो मेन फंक्शन होता है वो सीव ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल का काम होता है। अब कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल कैसे फूड का कंडक्शन एक्चुअल में करवाते हैं? देखो, फूड जो है वो ऐसे मूव करेगा, एक सीव ट्यूब सेल से दूसरे सीव ट्यूब सेल में, इस तरह से। नीचे से ऊपर की तरफ तो फूड जा ही सकता है, साथ में ऊपर से नीचे की तरफ भी आ सकता है।
मतलब जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में वो बाई डायरेक्शनल होता है। जबकि अगर हम जाइलम ट्रांसपोर्ट की बात करें, वाटर के ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो वाटर प्राइमरली एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, नीचे से ऊपर, क्योंकि वाटर का सोर्स तो सॉइल ही है, तो नीचे से वाटर ऊपर की तरफ ही मूव करता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। बट फ्लोएम के अंदर जो फूड का मूवमेंट है, ऑर्गेनिक मटेरियल का मूवमेंट है, वो बाई डायरेक्शनल फॉर्म में हो सकता है। अब इस मूवमेंट को करवाने का जो बेसिक जिम्मा है वो कंपेनियन सेल के ऊपर में। कंपेनियन सेल क्या करता है, जो सीव सेल है, ये जो सीव का ट्यूब सेल है, इसकी ऑस्मोलैरिटी या फिर इसकी आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करता है। आयनिक कंसंट्रेशन को चेंज करने की वजह से इसमें वाटर बैलेंस बिगड़ता है, वाटर बैलेंस चेंज होता है, और वाटर बैलेंस चेंज होने की वजह से एक प्रेशर डेवलप करता है, जिस प्रेशर की वजह से फूड आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। एक्चुअल में ये मूवमेंट कैसे होता है, ये जब हम लास्ट में, एनाटॉमी के लास्ट में फ्लोएम और जाइलम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर कवर करेंगे। अभी बस इतना याद रख लो कि फूड का मूवमेंट बाई डायरेक्शनल प्लांट में चलता है विद द हेल्प ऑफ सीव ट्यूब सेल, और उसके फंक्शन को रेगुलेट करता है कंपेनियन सेल। ये जो फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स में एक डिफरेंस दिखाई पड़ता है। अगर हम सारे एंजियोस्पर्म की बात करें तो जैसा कि हमें मालूम है कि एंजियोस्पर्म को 2 मेन क्लास में डिवाइड किया जाता है, एक डाइकॉट और एक मोनोकॉट। इनमें से जो डाइकॉट प्लांट होता है, यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा देखने को मिलता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन मोनोकॉट्स के अंदर में कोई भी फ्लोएम पैरेन्काइमा देखने को नहीं मिलता। तो ये डिफरेंस होता है मोनोकॉट और डाइकॉट में। इसके बाद हम बात करते हैं फाइबर्स की। भाई फाइबर्स का ना इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बहुत है। ये जो फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स, ये फ्लेक्सिबल फाइबर्स होते हैं। ये जाइलम फाइबर की तरह बहुत हार्ड और रिजिड नहीं होते, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं तो इनको हम यूज़ करके इनको सिल के हम कुछ कपड़े बना सकते हैं, कपड़े लाइक, या फिर इनको बुन के एक शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है तो बहुत सारे धागों को ऐसे जोड़ के हम एक शीट का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो इनसे इकोनॉमिक वैल्यू की मटेरियल्स मिलते हैं। इसीलिए फ्लोएम फाइबर का नाम होता है बास्ट फाइबर्स। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनसे हम कुछ शीट लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पर्टिकुलरली जो जूट के फाइबर्स होते हैं, वो जूट के फाइबर्स जो हमने जूट के बोरे वगैरह देखे होंगे ब्राउन कलर के, जिसमें चावल वगैरह आता है, तो वो जो ब्राउन कलर के बोरे हैं वो किससे बनाते हैं हम, जूट एक प्लांट होता है उसके फ्लोएम फाइबर से। तो फ्लोएम फाइबर्स को बुन के एक शीट बनाई जाती है, उससे हम बोरा बना सकते हैं। तो इस तरह के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोएम डेवलपमेंट की। भाई जो फ्लोएम डेवलपमेंट है वो भी 2 तरह से होता है। जैसे जाइलम 2 तरह से डेवलप कर रहा था ओरिजिन के बेसिस पे, प्राइमरी जाइलम, उसी तरह से प्राइमरी फ्लोएम होता है जो अर्ली लाइफ में आता है, ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ डेवलप करता है। और दूसरा होता है सेकेंडरी फ्लोएम, जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान सेकेंडरी मेरिस्टेम से डेवलप करता है। जो प्राइमरी फ्लोएम है ये खुद भी 2 तरह का होता है, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम फिर से हमें याद ही है जाइलम के थ्रू। प्रोटोफ्लोएम्स के अंदर में जो सीव ट्यूब बनती हैं वो छोटी छोटी डायमीटर की बनती है, जबकि मेटाफ्लोएम में वो सीव ट्यूब की डायमीटर कंपैरेटिवली साइज में बड़ी बनती है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिया दोनों वेस्कुलर टिश्यूज़। वेस्कुलर टिश्यूज़ ख़त्म करने के बाद में हम पढ़ते हैं प्लांट के टिश्यू सिस्टम। एक्चुअल में जो एनसीईआरटी में जो बचा हुआ पार्ट है, अब क्योंकि बहुत सारा पोर्शन तो रिमूव कर दिया है, जो बचा हुआ पोर्शन है एनसीईआरटी में आज के टाइम पर, वो टिश्यू सिस्टम से ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो अब हमें समझना है कि टिश्यू सिस्टम क्या होता है। किसी एक पर्टिकुलर प्लांट पार्ट में जितने भी टिश्यूज़ हैं, किसी भी प्लांट पार्ट में या किसी भी प्लांट के ऑर्गन में जितने भी टिश्यूज़ हैं, ऑल टिश्यूज़, वो मिल करके क्या बनाते हैं, सम टोटल उनका हो जाता है टिश्यू सिस्टम। पूरी प्लांट स्ट्रक्चर में या प्लांट बॉडी में जनरली 3 तरह के टिश्यू सिस्टम देखने को मिलते हैं। कोई सा भी प्लांट पार्ट उठा करके देखोगे वहाँ पर 3 तरह के प्लांट टिश्यू सिस्टम देखने को मिलेंगे। वो 3 तरह के टिश्यू सिस्टम कौन कौन से होते हैं?
एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम जिसकी हमने अभी बात की है, वस्कुलर यानी कंडक्शन करवाता है, जो फूड या फिर वाटर का कंडक्शन करवाए, और तीसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इन दोनों को बना लेते हैं पहले, इन तीनों को फिर समझ में आ जाएगा। मान लो ये प्लांट का एक पार्ट है, एक जर्नल टिपिकल प्लांट हमने बना रहे हैं, टिपिकल पार्ट बना रहे हैं, ये प्लांट का कोई पार्ट है। इसके बाहरी एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, सिंगल लेयर की एक पूरी कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं एपिडर्मल्स, एपिडर्मिस। तो यहाँ पर ये जो बाहरी कवरिंग है, जैसे हमारी बॉडी में स्किन होती है, वैसे ही उनके पास एक कवरिंग होती है बाहर, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बाहरी कवरिंग होती है, जो बाहर से कवर करके रखती है प्लांट बॉडी को। दूसरा टिश्यू सिस्टम है कंडक्शन टिश्यू सिस्टम, जो पानी या फिर फूड का कंडक्शन करवाता है, जो सबसे बीच में एक ट्यूब लाइक फॉर्म में दिखाई पड़ता है, जिसको बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इस वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में दो टिश्यू आते हैं, जाइलम प्लस फ्लोएम। ये दोनों ही कुछ मटेरियल्स का कंडक्शन करवाते हैं। जाइलम पानी का कंडक्शन करवाता है, वाटर का, और फ्लोएम फूड का कंडक्शन करवाता है, खाने का या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। इसको मिलाकर के बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम या फिर कंडक्शन टिश्यू सिस्टम। इन दोनों को छोड़ दो, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ दो और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को छोड़ दो, तो इनके बीच में जितना भी टिश्यू है वो सब मिला करके हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। तो जो भी जगह बच गई है प्लांट बॉडी में, वहाँ सब कुछ जो सेल भरा हुआ है, जितना भी पार्ट है, वो सब मिला करके बोला जाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, या इसका एक और नाम होता है फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। तो ये है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फिर फंडामेंटल, बुनियादी टिश्यू सिस्टम, क्योंकि प्लांट बॉडी में सबसे ज़्यादा पोर्शन इसी टिश्यू का होता है। मेजर पोर्शन, किसी भी प्लांट पार्ट की बात करो तो उसमें सबसे मेजर पोर्शन इसी का होता है। तो ये तीन टिश्यू सिस्टम हो गए, एक एक करके हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे, फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे, और उसके बाद में वस्कुलर टिश्यू सिस्टम की भी बात यहाँ पर करने वाले। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो बाहर कवरिंग होती है, वो पूरी कवरिंग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम खुद भी तीन कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। एक होता है एपिडर्मिस, जो कि सेल की एक कॉन्टिन्यूअस लेयर है, जो बॉडी के बाहर कवर करके रखती है। एपिडर्मिस के ऊपर में बहुत सारे अपेंडेजेस होते हैं, जिनको हम एपिडर्मल अपेंडेजेस बोलते हैं। अपेंडेजेस मतलब कुछ सेल्यूलर एक्सटेंशंस जो बाहर की तरफ निकल रही होती है चीज़ें, उन्हीं को हम बोलते हैं अपेंडेजेस। और तीसरा कंपोनेंट होता है स्टोमेटा। ये तीन कंपोनेंट से मिलकर के हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बना रहता है। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर सेल की कवरिंग है, सिंगल सेल लेयर कवरिंग ओवर प्लांट बॉडी। प्लांट के कौन से पार्ट को ये कवर करके रखती है? सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर के बनी होती है और प्लांट बॉडी को कवर करके रखती है। प्लांट बॉडी में भी कौन से पार्ट को? जो यंग शूट है, जो यंग शूट होती है, वहाँ तो पूरी यंग शूट में तो हमेशा दिखाई पड़ती है, रूट में भी दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों दिखाई पड़ती है। ये जो सिंगल लेयर कवरिंग है या फिर जो एक सिंगल लेयर से मिलकर के बनी हुई है, यहाँ पर किस तरह के सेल इस लेयर को फॉर्मेशन करते हैं? यहाँ पर जो सेल इन्वॉल्व्ड हैं, ये सेल लंबे लंबे पेरेनकाइमेटस सेल होते हैं, इस तरह के, ऐसे इलोंगेटेड पेरेनकाइमेटस सेल। ये एक एपिडर्मिस लेयर हो गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो सेल हैं ये सारे कैसे हैं? इलोंगेटेड फॉर्म में है,
इलोंगेटेड होने के साथ में पैरेनकाइमेटस है, यानी कि लिविंग सेल हैं, ये मरे हुए सेल नहीं है, लिविंग है। इनके पास में प्रोटोप्लास्ट है, खुद का न्यूक्लियस है, ये लिविंग सेल है। इन सबके पास में प्रोटोप्लास्ट है, खुद का न्यूक्लियस भी है। अगर इन सेल के अरेंजमेंट की बात करें, देखो ये क्या बनाएंगे, एक कॉन्टिन्यूस लेयर बनानी है इनको। सेल के ऊपर या बॉडी के बाहर एक कॉन्टिन्यूस लेयर रहेगी, जिससे कोई भी बाहर से बैक्टीरिया वगैरह डायरेक्टली क्रॉस करके बॉडी में एंटर ना कर पाए। तो अगर ऐसी लेयर बनानी है तो दो सेल के बीच में बहुत ही टाइट कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जो दोनों सेल के बीच में यहाँ पे कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट देखने को मिलता है, इनके बीच में गैप देखने को नहीं मिलता। तो जितने भी सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के, ये आपस में कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट दिखाते हैं, यानी कि इंटर सेल्यूलर स्पेस, दो सेल के बीच जो स्पेस होनी चाहिए वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये हो गई एपिडर्मिस, जो पहला पार्ट था। एपिडर्मिस के अलावा भी एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे होते हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस और स्टोमेटा। लेकिन ये दोनों चीज़ें प्लांट पार्ट टू प्लांट पार्ट वेरी करती हैं। भाई अगर हम शूट की बात करेंगे तो वहाँ पर एपिडर्मल अपेंडेजेस का टाइप अलग हो जाएगा। रूट की बात करेंगे तो वहाँ पर एपिडर्मल अपेंडेजेस अलग तरह के होंगे। स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा हमें सिर्फ और सिर्फ शूट में दिखाई पड़ता है, अपर पोर्शन में दिखाई पड़ता है, रूट में कभी भी स्टोमेटा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ये जो एपिडर्मिस के लिए जितनी भी बातें हैं, ये रूट और शूट दोनों के लिए सही है। तो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं शूट एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर अलग और रूट एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर हम अलग देखेंगे। तो पहले बात करेंगे शूट एपिडर्मिस, जो एरियल पार्ट में एपिडर्मिस होता है, उस पर एडिशनली क्या क्या चीज़ें और प्रेजेंट होती हैं। ये एक सिंगल लेयर ऑफ सेल तो है ही, यहाँ पर इलोंगेटेड सेल की एक लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस बोल रहे हैं। इस एपिडर्मिस के ऊपर में कुछ अपेंडेजेस या फिर एक्सटेंशन बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं, जिन एक्सटेंशंस का नाम है ट्राइकोम्स या शूट हेयर। तो यहाँ पर इस तरह के कुछ ट्राइकोम्स या फिर शूट हेयर निकले रहते हैं, इनको बोलते हैं ट्राइकोम्स या फिर शूट हेयर। ये शूट अपेंडेजेस, ये एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं एक तरह के। क्या हैं? एपिडर्मल अपेंडेज। ये जो एपिडर्मल अपेंडेज शूट पर डेवलप करता है, ये मल्टी सेल्यूलर टाइप के होते हैं। ये किस तरह के होते हैं? मल्टी सेल्यूलर टाइप के होते हैं। अच्छा, शूट के ऊपर एक और प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये ग्राउंड के ऊपर लगा होता है। शूट वाला जो पार्ट होता है प्लांट का, वो ग्राउंड से ऊपर होता है। वहाँ से वाटर लॉस होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो डायरेक्ट सनलाइट में होता है, तो यहाँ से वाटर लॉस भी कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। तो वाटर लॉस कम से कम हो, इसीलिए शूट के ऊपर में, जो शूट का एपिडर्मिस है, इसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग मिलती है, क्यूटिकल कोटिंग। एक कवरिंग दिखाई पड़ती है इस तरह की, जिसका नाम है क्यूटिकल की कवरिंग, और इस लेयर को हम बोलते हैं क्यूटिकल लेयर। ये जो क्यूटिकल लेयर है, ये एक तरह का वैक्स होता है, और क्योंकि एक वैक्सी कोटिंग अगर स्टेम के ऊपर में, स्टेम की बाहरी सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा, तो वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है या वाटर लॉस को रिड्यूस करता है। तो इसके होने की वजह से जो वाटर लॉस होता है वो कई गुने कम टाइम में रिड्यूस हो जाता है। ये हो गई हमारे शूट एपिडर्मिस की बात। अब अगर हम इसमें एपिडर्मल अपेंडेज का फंक्शन बताएं, भाई एपिडर्मल अपेंडेजेस क्यों होते हैं, इनका क्या काम है और ये किस तरह के होते हैं, इसका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी होना चाहिए। तो जो हमारे ट्राइकोम्स लगे हुए हैं, ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं या फिर इनका बिहेवियर अलग अलग तरह का हो सकता है। जनरली मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बट कई बार यूनिसेल्यूलर फॉर्म में भी दिखाई पड़ सकते हैं। सॉफ्ट हो सकते हैं या फिर स्टिफ हो सकते हैं, सिक्रीटरी भी हो सकते हैं, कि कुछ सिक्रीट कर रहे होते हैं बाहर की तरफ, सिक्रीशन भी करने में मदद कर सकते हैं।
क्या काम होता है इन एपिडर्मल अपेंडेजेस या ट्राइकोम्स का? इनका काम, मेन काम है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। जो यहाँ पे हवा चल रही होगी भाई, यहाँ पे हवा चलने से वाटर लॉस होता है बहुत तेज़ी से। आपने देखा होगा कि हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। बट अगर हम हवा और अपनी एपिडर्मिस के बीच में ये बड़ी बड़ी इस तरह की छोटी छोटी फाइबर्स ले आते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट हवा और सरफेस के बीच में होगा ही नहीं, तो वाटर लॉस कम से कम दिखाई पड़ता है। तो ये वाटर लॉस को एक्चुअल में प्रिवेंट कर रहे होते हैं। अब ये तो हमारे जर्नल शूट की हमने बात कर ली, मतलब स्टेम पर ये दिखाई पड़ता है। इसके अलावा इस शूट में एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्टोमेटा। वाटर कहीं से तो बाहर निकलेगा ही जब अगर शूट है। जैसे कि अगर हम लीफ की बात करें, वो भी स्टेम का पार्ट होता है। तो शूट स्टोमेटा, तो यहाँ भी एपिडर्मिस है शूट की और यहाँ भी है। इन दोनों पर कुछ ना कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर कम होते हैं, और यंग शूट में यहाँ पर भी होते हैं। बट मेन स्टोमेटा तो लीफ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो शूट का एपिडर्मस है वहाँ पर कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो ट्राइकोम के बाद में जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू प्लांट गैस का एक्सचेंज करता है और वाटर लॉस करता है। अपने सरफेस को कूल करने के लिए ट्रांसपिरेशन करता है, वाटर का लॉस करता है, और गैस एक्सचेंज, जो भी गैस एक्सचेंज होता है वो इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एक पोर है, बट ये ऐसा पोर नहीं है जो हमेशा खुला रहे। ये रेगुलेटेड पोर है, मतलब इसको ओपन किया जा सकता है। प्लांट इसको कंट्रोल कर सकता है कि इसको ओपन करना है या फिर क्लोज करना है। जब इसको ओपन करने की जरूरत होगी तो ओपन कर रखेगा, जब इसको क्लोज करना होगा तो वो क्लोज भी कर लेगा। स्टोमेटा कहाँ पर देखने को मिलते हैं? स्टोमेटा हमें देखने को मिलेंगे लीफ पर। सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो साइट है वो है लीफ, पत्ते। लीफ के अलावा जो यंग स्टेम होती है, जो बिल्कुल यंग स्टेम होती है, जब प्लांट बहुत छोटी स्टेज में होता है, पूरा ग्रीन स्टेज में होता है, तो वहाँ पर भी स्टोमेटा स्टेम के पोर्शन में भी दिखाई दे सकती है। अब जो स्टोमेटा होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। स्टोमेटा खुद भी 3 स्ट्रक्चर से मिलकर के बना है, जिसमें पहला है गर्ड सेल या गार्ड सेल। जैसा इसका नाम है, ये गार्ड करेगा, ये कंट्रोल करेगा कि स्टोमेटा को कब ओपन होना है और स्टोमेटा को कब क्लोज होना है। दूसरा है स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल अपर्चर भी बोलते हैं। अपर्चर का मतलब छोटा सा होल। और लास्ट है सब्सिडियरी सेल, जो गार्ड सेल की हेल्प करता है। जो गार्ड सेल है उसको हेल्प करेगा ओपन और क्लोज करने में स्टोमेटल पोर की। अब तीनों का काम समझ लो। जो गार्ड सेल है वो स्टोमेटल पोर के आसपास वाला सेल है जो कंट्रोल करता है स्टोमेटल अपर्चर की ओपनिंग या फिर क्लोजिंग को। और सब्सिडियरी सेल किसको हेल्प करता है? सब्सिडियरी सेल गार्ड सेल को हेल्प कर रहा होता है। एक डायग्राम बना लेते हैं डाइकॉट पत्तों का। जो डाइकॉट लीव्स होती हैं उनमें स्टोमेटा किस तरह का दिखाई पड़ता है, फिर उसको हम कंपेयर करेंगे बाद में मोनोकॉट जो लीफ होती है उन पर जो स्टोमेटा दिखाई पड़ता है उसके स्ट्रक्चर से। गार्ड सेल होते हैं इस तरह के बीन शेप, बीन यानी जो राजमा आप खाते हैं उस तरह के गार्ड सेल होते हैं। इन गार्ड सेल के आसपास वाले जो एपिडर्मल सेल हैं, ये सारे एपिडर्मल सेल है। गार्ड सेल भी एक तरह का एपिडर्मल सेल है और इसके आसपास वाले जो सेल है ये भी एक तरह के एपिडर्मल सेल है। ये बीच में क्या है? गार्ड सेल। गार्ड सेल की खासियत होती है कि इकलौता ऐसा एपिडर्मल सेल है जिसके पास में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये अपना खाना खुद भी बना सकता है। बाकी किसी एपिडर्मल सेल के पास में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि वो अपना खाना खुद से डेवलप नहीं कर सकते। लेकिन गार्ड सेल वो अपना खाना खुद से डेवलप कर सकता है। गार्ड सेल के आसपास वाले जो सेल होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, अपना स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर लेते हैं और इनको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। जो इनके आसपास वाले सेल हैं इन्हीं को हम सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं। और ये मॉडिफिकेशन होकर के बने हैं। आसपास वाले सेल मॉडिफाई हो चुके हैं और मॉडिफिकेशन होकर के गार्ड सेल बना, सब्सिडियरी सेल बनाया है। और सब्सिडियरी सेल के बाहर तो हमारे नॉर्मल जो एपिडर्मल सेल हैं वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर तो नॉर्मल सेल जो
एपिडर्मिस के नॉर्मल सेल हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इनके बारे में तो हमें बात ही नहीं करनी। अच्छा, गार्ड सेल के अंदर में एक ओपनिंग है, देखो गार्ड सेल यहाँ पर एक ओपनिंग दिखा रहा होगा जिसको बोलते हैं अपर्चर या स्टोमेटल अपर्चर। ये ओपनिंग है, पोर है, जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है? गार्ड सेल खुद ही कंट्रोल कर रहा है। अब गार्ड सेल कैसे कंट्रोल करेगा इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को? तो ये कंट्रोल करने का काम होता है गार्ड सेल की सेल वॉल का। ये जो गार्ड सेल की वॉल होती है ना, ये बहुत ही यूनिक टाइप की होती है। ये यूनिफॉर्मली थिकनेस नहीं दिखाती, ये एक तरफ ज़्यादा थिकनेस दिखाई देगी। यहाँ पर देखो अपर्चर की तरफ या फिर जो स्टोमेटल पोर है उस साइड पे गार्ड सेल में थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर में जो थिकनेस है वो अंदर वाली साइड बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बाहर वाली साइड कंपेयर करें तो यहाँ पे थिकनेस कम है। सिंपल। अब समझो, जब भी गार्ड सेल को ओपन करना होता है तो ये क्या करता है? जो इसके आसपास के सब्सिडियरी सेल हैं वहाँ से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे ये पानी एब्जॉर्ब करेगा, सॉरी यहाँ से सब्सिडियरी सेल्स पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही पानी एब्जॉर्ब करेगा तो गार्ड सेल पानी एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा? टर्जिड। क्या हो जाएगा? टर्जिड। इसकी सेल वॉल पे प्रेशर लगेगा बाहर की तरफ और ये टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा। जब टर्जिड होगा तो ये एक पर्टिकुलर शेप को अटेन करेगा। देखो यहाँ पर टर्जिडिटी जो होगी ना वो बराबरी से नहीं होगी। ये वाली सेल वॉल बहुत मोटी है तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, ये कम बेंड हो सकती है। जबकि जो बाहर वाली वॉल है वो बहुत पतली सी है, वो ज़्यादा बेंड हो सकती है। इस वजह से अंदर मोटी वॉल होने से और बाहर पतली वॉल होने की वजह से ये जब टर्जिड होता है तो एक पर्टिकुलर शेप अटेन कर लेता है, बीन शेप। जैसे ही टर्जिड हुआ तो गार्ड सेल का शेप क्या हो जाएगा? बीन शेप। अब अगर दो बीन को तुम ऐसे रख दो साथ में तो यहाँ पर एक बीच में होल क्रिएट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर या स्टोमेटल पोर। तो यहाँ पर देखो बीच में एक होल क्रिएट हो गया और इसी होल का नाम क्या है? स्टोमेटल अपर्चर। तो सब्सिडियरी सेल ने किसकी टर्जिडिटी को बढ़ाया? गार्ड सेल की टर्जिडिटी। गार्ड सेल जैसे ही टर्जिडिटी बढ़ा तो क्या वो बीन शेप का हो गया? हाँ। क्यों बीन शेप का हुआ? क्योंकि सेल वॉल दोनों साइड से अनइक्वल थिकनेस की, अंदर साइड ज़्यादा थिक है, बाहर साइड कम थिक है। तो जब वो टर्जिड होता है तो एक पर्टिकुलर शेप में वो स्वेल होती है, जिसकी वजह से ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है। क्लोजिंग की बात समझ लो। देखो अगर इसको क्लोज होना है तो सब्सिडियरी सेल अपना पानी वापस एब्जॉर्ब कर लेगी, सारा पानी वापस चला गया तो ये क्या? फ्लेसिड हो गया। गार्ड सेल कैसा हो गया? फ्लेसिड। फ्लेसिड यानी सिकुड़ गया। जैसे ये फ्लेसिड हुआ तो क्या अब की बार सेल ऐसी दिखाई पड़ेगी कुछ? भाई गार्ड सेल ऐसी दिखाई पड़ेगी ना। अब ये अंदर वाली वॉल भी सिकुड़ गई और बाहर वाली वॉल भी सिकुड़ गई। तो क्या ये स्टोमेटल पोर जो यहाँ पर खुला हुआ दिखाई पड़ रहा था, क्या ये यहाँ पर बंद दिखाई पड़ेगा? हाँ। तो यहाँ पर स्टोमेटा क्या हो गया? क्लोज। तो इस तरह से जो गार्ड सेल है और सब्सिडियरी सेल हैं वो मिल करके स्टोमेटा की ओपनिंग करवाते हैं और उसकी क्लोजिंग करवा रहे होते हैं। यहाँ पे हमने बात कर ली डाइकॉट प्लांट में गार्ड सेल कैसा दिखता है और कैसे काम करता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मोनोकॉट प्लांट्स में। मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर जो गार्ड सेल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। उनके अंदर स्टोमेटा अलग तरीके से ओपन भी करता है, गार्ड सेल का स्ट्रक्चर भी अलग होता है। सो अब यहाँ पे बात करते हैं मोनोकॉट स्टोमेटा की। मोनोकॉट स्टोमेटा भी सेम उन्हीं चीज़ों का बना होगा। भाई एपिडर्मिस है तो एपिडर्मिस में ही तो सेम कंपोनेंट होते हैं। गार्ड सेल होते हैं, स्टोमेटल पोर होता है और सब्सिडियरी सेल होते हैं। बट यहाँ पर जो गार्ड सेल का शेप होता है वो चेंज होता है एज कम्पेयर टू मोनोकॉट्स के कंपैरिजन में। यहाँ पर गार्ड सेल का जो शेप होता है वो किस तरह का होता है? डम्बल शेप, इस तरह का। ये और इसके बाहर साइड पे लोकेटेड है सब्सिडियरी सेल। ये है सब्सिडियरी सेल जो इसको हेल्प करेगा ओपन करने में स्टोमेटा पोर को। और इसके बाहर हमारे नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखो ये डम्बल शेप की फॉर्म में क्यों ओपन होता है? बिकॉज ऑफ इट्स थिकनेस। यहाँ पर जो सेल वॉल की थिकनेस है वो बीच में इस वाले पोर्शन में ज़्यादा है और ऊपर वाले पोर्शन में कम दिखाई पड़ती है। तो जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा गार्ड सेल
तो इसका ये वाला पोर्शन ज़्यादा स्वेल करता है, जबकि बीच वाला जो ट्यूब लाइक पोर्शन है वो कम स्वेल करता है। तो ये डम्बेल शेप जैसा हो जाता है। तो मोनोकॉट्स के अंदर में जो गार्ड सेल होता है वो कैसा होता है, डम्बेल शेप। ये डम्बेल शेप हमें पर्टिकुलरली मोनोकॉट्स के अंदर भी ग्रासेस में दिखाई देती हैं, जो ग्रास फैमिली होती है ना वहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो ये हो गया मोनोकॉट्स में कैसे ये डिफरेंट होता है। अब वापस आते हैं हमारे एपिडर्मल पे, रूट एपिडर्मिस पे। अभी तक हम शूट एपिडर्मिस पढ़ रहे थे, अब हमें रूट एपिडर्मिस पढ़ लेना चाहिए, या रूट एपिडर्मल सिस्टम। रूट के अंदर में एपिडर्मिस किस किस चीज़ से बना है भाई? रूट में एपिडर्मिस जो बना होता है, पहले तो एपिडर्मल लेयर होती है, वो तो हर में कॉमन है ही। एपिडर्मिस की एक सिंगल सेल लेयर है, लेकिन इस सिंगल सेल लेयर के ऊपर में कोई भी क्यूटिकल लेयर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम रूट की बात करें तो यहाँ पर क्यूटिकल एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है क्यूटिकल या फिर वैक्सी कोटिंग इसके ऊपर में क्यों नहीं है? क्योंकि रूट का काम क्या है? देखो, रूट का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। सॉइल से वाटर तभी एब्जॉर्ब हो पाएगा जब वो ईजिली एपिडर्मल सेल को क्रॉस कर पाए। अगर एपिडर्मल सेल के ऊपर खुद के ऊपर ही एक क्यूटिकल की लेयर, वाटर रेजिस्टेंट लेयर लगी होगी, तो क्या पानी ईजिली एब्जॉर्ब कर पाएगी रूट? नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए रूट में कभी भी क्यूटिकल की लेयर नहीं होती है। ऐसी एपिडर्मिस जिसके ऊपर में क्यूटिकल लेयर नहीं होती, उसको एपिडर्मिस से सेपरेट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए एक और नाम दे देते हैं, एपीब्लेमा। तो ये जो एपीब्लेमा है, ये ऐसा एपिडर्मिस है जिसके ऊपर क्यूटिकल एब्सेंट है। भले से यहाँ पर क्यूटिकल ना हो, बट यहाँ पर एपिडर्मल अपेंडेज जरूर होते हैं। ये देखो, ये कुछ अपेंडेज है, ये कुछ अपेंडेज है। अच्छा, ये जो अपेंडेज है ना, ये रूट शूट वाले ट्राइकोम या फिर शूट हेयर से अलग है। इनको हम बोलते हैं रूट हेयर। जैसे ट्राइकोम को हम शूट हेयर बोल रहे थे, वैसे ही इनको बोलते हैं रूट हेयर। अब रूट हेयर और शूट हेयर में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। जो रूट हेयर है ये टेम्पररी एक्सटेंशन है, ये भाई ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी एक्सटेंशन है, उभरा हुआ पोर्शन है, एक्सटेंशन है ऑफ एपीब्लेमास के सेल्स का। एपीब्लेमा सेल्स, जो सेल्स हैं उनका यूनिसेलुलर एक्सटेंशन। ये मल्टी सेलुलर नहीं है, ये एक ही सेल का सिंपल सा एक टेम्पररी एक्सटेंशन है, कुछ ऐसा। ये देखो, ये रूट हेयर हो गया, ये अभी है और थोड़ी देर बाद नहीं भी रहेगा। तो ऐसे ये रूट हेयर्स पूरे रूट एपिडर्मिस पर प्रेजेंट रहते हैं। अब इन रूट हेयर का काम क्या है? सिंपल सा रूट हेयर का काम है सरफेस एरिया को बढ़ाना। सॉइल के कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रूट का सरफेस एरिया तभी आ पाएगा जब ये ऐसे फोल्ड फॉर्म में या फिर एक्सटेंशन की फॉर्म में रूट हेयर का फॉर्मेशन करेगी। रूट्स का सरफेस एरिया रूट हेयर की वजह से बढ़ जाता है, मतलब जो सॉइल के साथ में प्लांट का कांटेक्ट एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा रूट हेयर्स की वजह से, और जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्ब करना ईजी हो जाता है। तो रूट हेयर्स की मदद से ही प्लांट एक्चुअल में वाटर एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो ये है रूट एपिडर्मिस। रूट एपिडर्मिस पे ना तो क्यूटिकल होगा और ना ही यहाँ पर कोई स्टोमेटा होगा। यहाँ पर सिंपल एक लेयर होती है और रूट हेयर्स होते हैं। ये बात कर ली हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बाद में चलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ने के लिए वापस से अपने टिश्यू सिस्टम के डायग्राम पर आते हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इन दोनों को छोड़ दो तो बीच में जितना भी सिस्टम है, ये जितने भी सेल हैं, ये सारे किसके पार्ट होंगे? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पार्ट होंगे। क्योंकि प्लांट बॉडी में ज़्यादातर टिश्यू या ज़्यादातर सेल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, इसीलिए इसको हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोल देते हैं। तो हम अब पढ़ने वाले हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ये प्लांट बॉडी का मेजॉरिटी ऑफ टिश्यू सिंथेसाइज करता है। तो अगर प्लांट बॉडी में जो सबसे मेजॉरिटी ऑफ टिश्यू है, वो सारा का सारा टिश्यू ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की फॉर्म में दिखाई पड़ता है। प्लांट्स के हर एक पार्ट में, एवरी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, कोई सा भी पार्ट उठा लो, वहाँ पर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम दिखाई ज़रूर पड़ेगा। किसका बना होता है? कौन से तरह के सेल यहाँ पर प्रेजेंट है? यहाँ पर सिंपल टिश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। हर तरह का सिंपल टिश्यू देखने को मिलेगा। जो सिंपल टिश्यू हमने पढ़े थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा,
वो सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। पैरेनकाइमा के सेल भी होंगे, कुछ कोलेनकाइमा के सेल होंगे और कुछ स्क्लेरेनकाइमा के सेल होंगे। हमें मतलब मालूम भी है ये कि दोनों ये तो लिविंग होते हैं, पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा लिविंग होते हैं, जबकि स्क्लेरेनकाइमा डेड टाइप के होते हैं। अब ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ये भी कई सारे पार्ट्स में होता है। भाई ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऐसा थोड़ी है कि पूरे के पूरे को हम एक ही नाम देंगे, नहीं, ये भी कई सारे पार्ट्स में होता है। अगर हम रूट की बात करें या फिर स्टेम की बात करें, जो रूट होता है या फिर स्टेम होता है, वहाँ पर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स कहलाता है। कंपोनेंट्स होते हैं इसके, जैसे कॉर्टेक्स हो गया एक कंपोनेंट, पेरीसाइकल एक कंपोनेंट हो गया, फिर पिथ हो गया, ये भी एक कंपोनेंट होता है, मेडुलरी रेज एक कंपोनेंट हो गया। ये सारे कंपोनेंट्स हम पढ़ने वाले हैं जब हम टीएस पढ़ेंगे रूट का, स्टेम का। तो ये रूट और स्टेम में, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इतने सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। पर अगर पत्तों की बात करें, जो लीफ होते हैं वहाँ की बात करें, तो वहाँ पे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या कौन से सेल होते हैं, कौन सा टिश्यू होता है, मीजोफिल टिश्यू। तो यहाँ पे एक ही तरह का सेल होता है जिसको बोलते हैं मीजोफिल सेल। ऐसा सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट भर भर के है और इसका मेन काम है फोटोसिंथेसिस करना। तो ये जो मीजोफिल सेल होते हैं ये पैरेनकाइमा वाले सेल होते हैं, लिविंग सेल होते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं। और ऐसे पैरेनकाइमेटस सेल जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट भर भर के होता है, बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होता है इनके अंदर। अगर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, पैरेनकाइमेटस नेचर के हैं, तो इनका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस। पत्तियों में जो फोटोसिंथेसिस हो पाता है वो इसी मीजोफिल सेल की वजह से हो पाता है, क्योंकि पत्तियों में बहुत सारा मीजोफिल टिश्यू, मीजोफिल सेल ऐसे पड़े रहते हैं। ये बात हो गई हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। रूट और स्टेम की हम आगे जब टीएस पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा बता देंगे आपको। अब लास्ट टिश्यू सिस्टम है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। जो तीसरा टिश्यू सिस्टम है वो है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो कि पानी का कंडक्शन करवाएगा और खाने का कंडक्शन करवाएगा। तो दो टिश्यू आते हैं इसमें भी, फ्लोएम प्लस जाइलम, फ्लोएम और जाइलम। ये दोनों फ्लोएम और जाइलम जो है वो ट्यूब लाइक मैनर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो ये है, ये ट्यूब है, ये जाइलम की है, ये फ्लोएम की है, ये जाइलम की है, ये फ्लोएम की है। ये पूरा एक क्लस्टर बना लेते हैं और इन सारी ट्यूब्स को मिला करके हम क्या बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम की ट्यूब्स को मिला करके बोला जाता है वस्कुलर बंडल। तो इन दोनों ट्यूब्स को मिला करके ही बोलते हैं वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के ट्यूब्स आपस में किस तरह का अरेंजमेंट शो कर रहे हैं। तो अगर वस्कुलर बंडल को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ जाइलम ट्यूब्स एंड फ्लोएम ट्यूब्स। कैसे अरेंज है, दो तरह से इसको क्लासिफाई किया जा सकते हैं, दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक है कंजॉइंट और एक है रेडियल। एक होता है कंजॉइंट और एक होता है रेडियल। अब कंजॉइंट का मतलब है दोनों साथ साथ हो, चिपके रहे, एक साथ में हो, जाइलम भी एक साथ हो, फ्लोएम भी एक साथ हो। जैसे कुछ इस तरह का, देखो ये जाइलम है और ये फ्लोएम, दोनों साथ साथ में प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं कंजॉइंट अरेंजमेंट। दोनों सेम रेडियस में, अगर मान लो ये प्लांट का एक पार्ट है तो क्या सेम रेडियस पे, इसी रेडियस पे जाइलम है और इसी रेडियस पे फ्लोएम है, इसको बोलते हैं कंजॉइंट, साथ साथ। रेडियल में अलग हो जाता है। रेडियल के अंदर में जो जाइलम होता है प्लस फ्लोएम होता है वो डिफरेंट रेडियाई पे ग्रो करते हैं, ऑल्टरनेटिवली डिफरेंट रेडियाई पे ग्रो करेंगे। जैसे अगर मान लो ये रेडियाई ऐसा है तो यहाँ पे एक जाइलम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, फिर ये जाइलम है, फिर ये फ्लोएम है, फिर ये जाइलम है, फिर ये फ्लोएम है, फिर ये जाइलम है और फिर ये फ्लोएम है। तो जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ऑल्टरनेटिव रेडियस। ये देखो एक रेडियस है, ये दूसरा रेडियस है, ये एक रेडियस है, एक दूसरा रेडियस है। तो दो अलग अलग रेडियाई पे जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसको बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट। जो रेडियल अरेंजमेंट है वो हमेशा किसी भी प्लांट की रूट में दिखाई पड़ता है, चाहे वो मोनोकॉट हो, डाइकॉट हो या जिम्नोस्पर्म। चाहे तो हमारा प्लांट मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो या जिम्नोस्पर्म हो, इन्हीं तीनों के अंदर में वेस्कुलर बंडल मिलते भी हैं। वेस्कुलर टिश्यू तो इन्हीं तीनों में मिलते हैं, मतलब एंजियोस्पर्म में प्लस जिम्नोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में भी दो इंपॉर्टेंट क्लास होती है, एक
मोनोकॉट और एक डाइकॉट। तो कोई सी भी रूट हो, चाहे मोनोकॉट की हो, डाइकॉट की हो, जिम्नोस्पर्म की हो, उसमें हमेशा जो वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट मिलता है वो रेडियल टाइप का मिलेगा। तो कंजॉइंट कहाँ मिलेगा? कंजॉइंट जो मिलता है वो हमें शूट सिस्टम में मिलता है। जो शूट सिस्टम होता है वहां पे मिलता है। शूट सिस्टम मतलब एरियल पार्ट। एरियल पार्ट में भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक लीफ होता है और एक स्टेम होता है। तो शूट के अंदर एक स्टेम होता है और दूसरा लीफ होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। अब ये जो शूट सिस्टम में कंजॉइंट वस्कुलर बंडल मिल रहा है, ये भी खुद भी दो तरह का होता है, एक ओपन और एक क्लोज। एक होता है इसमें ओपन वस्कुलर बंडल्स और एक होता है क्लोज्ड वस्कुलर बंडल या फिर क्लोज्ड वस्कुलर टिश्यू। अब है तो दोनों में कंजॉइंट, मतलब रहेगा तो सेम ऐसा ही, जाइलम फ्लोएम साथ में। यहां पर भी सेम यही है, जाइलम फ्लोएम साथ में। फर्क क्या होता है कि ओपन वस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं वस्कुलर कैम्बियम, जबकि क्लोज्ड के अंदर में कोई वस्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में नहीं है। ये फ्लोएम है सीधा और ये जाइलम है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में वस्कुलर बंडल या कैम्बियम जो है, सेकेंडरी मेरिस्टेम कैम्बियम नहीं होता। जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारे पास में एक सेकेंडरी मेरिस्टेम जिसको हम बोलते हैं कैम्बियम। इस कैम्बियम का एक नाम भी होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा मतलब बीच में, किसके बीच में? जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इसको बोलते हैं ओपन वस्कुलर बंडल, कंजॉइंट टाइप का। जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोई भी वस्कुलर बंडल नहीं, वो कैम्बियम नहीं है, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड वस्कुलर बंडल। जब हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको लास्ट में, तो वहाँ पर इन कैम्बियम का रोल आता है। ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बनाने में हेल्प करता है। कहाँ पर दिखाई पड़ेगा भाई? ये जो हमारा दिखाई पड़ता है वो डाइकॉट स्टेम में दिखाई पड़ता है। डाइकॉट स्टेम के अंदर में ओपन कंजॉइंट वस्कुलर बंडल देखने को मिलता है, क्योंकि डाइकॉट की स्टेम मोटी भी होती है। डाइकॉटिक स्टेम ऐसे ग्रो करती है, लेंथ में ग्रो करती है, पर साइड में विड्थ में भी ग्रो करती है, डायमीटर में भी ग्रो करती है। और डायमीटर में ग्रो करने के लिए जो कैम्बियम टिश्यू है ये रिस्पॉन्सिबल होगा। वहीं पर अगर हम मोनोकॉट स्टेम की बात करें, जो घास वाली फैमिली होती है, मोनोकॉट फैमिलीज होती है, वहाँ पर विड्थ ग्रो नहीं करती। तो वहाँ पर जो वस्कुलर बंडल होगा वो कैसा होगा? क्लोज्ड वस्कुलर बंडल। वहाँ पर ये वाली ग्रोथ होती ही नहीं है, तो मोनोकॉट स्टेम में दिखाई पड़ेगा। अच्छा, मोनोकॉट स्टेम के अलावा पत्तों में, चाहे किसी भी प्लांट का पत्ता हो, चाहे हम मोनोकॉट प्लांट के पत्ते की बात करें या डाइकॉट प्लांट के पत्ते की बात करें, कहीं भी पत्तों में सेकेंडरी ग्रोथ या फिर उसकी जो विड्थ होती है वो इंक्रीज नहीं कर रही होती है। तो जब उसकी विड्थ इंक्रीज ही नहीं करनी है, तो वहाँ पर भी क्लोज्ड कंजॉइंट वस्कुलर बंडल हमें पत्तों में दिखाई पड़ता है। पत्ता कोई भी प्लांट का हो, चाहे मोनोकॉट का हो, डाइकॉट का हो। और स्टेम की बात करें तो मोनोकॉट स्टेम में ये वाला दिखाई देता है। डाइकॉट स्टेम की बात करें तो डाइकॉट स्टेम में हमें ओपन कंजॉइंट वस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई हमारे टिश्यू सिस्टम की। अब हमने टिश्यू भी समझ लिया, जो डिफरेंट टिश्यू सिस्टम है 3 वो भी समझ लिए। अब हम एक्चुअल में जो एनाटमी होने वाली है, जो प्लांट पार्ट की डिफरेंट अनाटमी होगी, रूट की अनाटमी, स्टेम की अनाटमी, लीफ की अनाटमी, हम उन अनाटमी को पढ़ेंगे, उनमें टिश्यू अरेंजमेंट देखने वाले, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।